हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है जिसमें हम दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही मैं आपको एक प्रॉब्लम होमवर्क में दूंगा, अगर आप उसको सॉल्व कर देते हो तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और भी बाप लेवल चली जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, सब एरे सम्स डिविजिबल बाय के। भैया इसका मिलता जुलता प्रॉब्लम शायद कल सॉल्व किया था, कल के लेक्चर में। मैंने कहा बिल्कुल सही। जिन्होंने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा प्लीज पहले उसको देख के आए, फिर इस वाली वीडियो को देखें। कल वाली प्रॉब्लम में क्या था कि सब एरे सम्स इक्वल्स टू के, लेकिन आज डिविजिबल बाय वाला इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो कुछ तो अलग होगा थोड़ा, है ना। चलो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक एरे गिवन होगा, वो कहेगा कि इसमें टोटल ऐसे कितने सब एरे हैं, अगर मैं उनका सम कर दूं तो वो डिवाइड होते हो इस के से। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम के हिसाब से k इक्वल टू 7 ले लेता हूं तो कितने सब एरे ऐसे हैं, अगर मैं उनका सम कर देता हूं और उसके बाद उसको डिवाइड करता हूं 7 से, अगर वो डिवाइड होता है तो उसको काउंट कर लो। तो टोटल ऐसे कितने सब एरे, उनका काउंट मुझे बताना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक सब एरे ऐसा उठा लूं 639, 6 + 3 9 + 9 18, क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? नहीं, ये सब एरे हो जाएगा रिजेक्ट, क्योंकि 18 डिवाइड नहीं होता है मेरे 7 से। एक सब एरे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें क्या है 5 है, 6 है और 3 है। तो अगर मैं इसका काउंट करूं तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। और 7 डिवाइड करता है किसको, मेरे 14 को। आसान है, हाँ जी। तो भैया ऐसे ही मुझे जितने भी सब एरे इसके अंदर प्रेजेंट है उनके काउंट को रिटर्न करना है, जिनका जो सम है वो डिवाइड होता हो इस के से। क्लियर? हाँ जी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। पहला मेथड जो हम सबके दिमाग में आ रहा है, शायद कुछ मंद बुद्धि बच्चे होंगे जिनके दिमाग में ना आ रहा हो, ब्रूट फोर्स मेथड जो हमने कल किया था। क्या कर सकते हैं ब्रूट फोर्स में, सारे सब एरे ढूंढ दो, सारे सब एरे, फाइंड ऑल सब एरे। ये तो कर ही सकता हूं मैं, जैसे हमने कल किया था। हाँ जी। और हर एक सब एरे का सम फाइंड करो, सम फाइंड करो। अगर वो डिविजिबल बाय है के से, तो भैया अपने काउंट को 1 से इंक्रीज कर दो, जिसको मुझे रिटर्न करके देना है। तो मैंने क्या कहा कि आपको सारे सब एरे ढूंढ दो, हर एक सब एरे का सम ढूंढो। अगर वो सम किससे डिवाइड होता होगा, इस के से, तो भैया अपने काउंटर को 1 से इंक्रीज कर दो। काउंटर क्या है कि भैया मैं काउंटर के अंदर क्या स्टोर करा के रख रहा हूं कि इतने कितने सब एरे जो डिवाइड होते हो मेरे इस 7 से। क्लियर? हाँ जी। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ n² टाइम में, और इसका कोड आप खुद लिखेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको सॉल्व करना। अब हम बात करते हैं असली रियल मुद्दा, क्या हम इस प्रॉब्लम को ऑर्डर ऑफ n टाइम में सॉल्व कर सकते हैं? जी भैया कर तो सकते हैं, पर वो मेथड अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है। कल ऐसे ही हमने मिलता जुलता प्रॉब्लम 2 सॉल्व करी थी। एक क्या था, इक्वल्स टू 0 था, हाँ जी, और एक था मेरा सब एरे सम्स इक्वल्स टू के वाला। 2 प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। तो उसमें हमने करा क्या था, हमने सबसे पहले प्रीफिक्स सम निकाला था। तो चलो इसका भी निकाल के देखते हैं। 3 3 + 5 8, 8 + 6 14, 17 26 30 36 और 9 45। ओके, पर इसको निकाल के फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ? चलो सोचते हैं। मान लो अगर मेरे पास यहां पे डिविजिबल बाय ना होके ये चीज होती इक्वल्स टू के, तब मैं क्या करता कि सब एरे सम्स इक्वल्स टू टे। तब मैं क्या करता, मान लो अगर मैं 17 पे प्रेजेंट होता, तो देखो एक बार ना इसका मैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं। मेरा यहां से ये स्टार्ट हो रहा है, हाँ जी, और ये क्या कहता है कि यहां तक का जो सम है, स्टार्टिंग से लेके यहां तक का सम, वो कितना है 17 है। प्रीफिक्स क्या बताता है, प्रीफिक्स सम ये तो बताता है कि स्टार्टिंग से लेके यहां तक का सम 17, ये यही बता रहा है, हाँ जी। और अगर मुझे ये ढूंढना पड़ता सब एरे सम्स इक्वल्स टू के, मतलब 7 के बराबर, तो मुझे किसको ढूंढना पड़ता है, 17 किसको ढूंढता है, 17 - 7 करता था मैं, हाँ मैं 10 को ढूंढने की कोशिश करता था।
कि क्या कोई प्रीफिक्स ऐसा है जो कि 10 हो। अगर मान लो, अगर होता मान लो, तो मुझे पता है कि यहां से यहां तक का सम 10 है, तो यहां से यहां तक का सम 7 होता, तो मुझे मिल जाता। ऐसे ही करता था, हाँ जी। और ऐसे अगर मुझे बहुत सारे 10 वाले मिले तो उतनी बार मैं उसको काउंट करता जाता था। ये तो करता था, ये 10 क्या दिखाता था, स्टार्टिंग से लेके यहां तक का सम, अगर 10 है तो यहां से यहां तक का सम 7 होगा, हाँ जी। तो एक जो सब है जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, जिसका सम कितना है, 7 है। क्लियर, हाँ जी। अब इस प्रॉब्लम में तो है नहीं इधर कोई भी, इस प्रॉब्लम में अगर आप ढूंढने जाओगे तो इधर तो कोई 10 नहीं है, हाँ जी। अब हम आते हैं अपनी मेन प्रॉब्लम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि डिविजिबल बाय के इससे 7 से डिवाइड हो रहा हो। अब आप खुद सोचो, 7 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं। 7 होता है, हाँ जी। 14 होता है, 21, 28, 35, 42, ऐसे ये बढ़ता जाता है ना, हाँ जी। अब मैं एक एक करके अगर ढूंढने की कोशिश करूं, एक तो ये है 14, एक नंबर तो मुझे मिल गया है ना, ये 14 कि स्टार्टिंग से लेकर यहां तक का सम कितना है 14, तो एक सब एरे तो मुझे मिल गया। लेकिन उसके बाद मुझे कोई भी नहीं मिल रहा है ऐसे करके अगर मैं ढूंढने जाऊं, क्योंकि कोई भी 7 से डिवाइड डायरेक्टली नहीं होता है, कोई भी नहीं होता बाकी। लेकिन मुझे पता है कि एक सब एरे मेरा यहां पे छुपा हुआ है, जिसका सम कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, 5, 6, 11, 3, 14। तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा फिर, प्रॉब्लम तो है, हाँ जी। ये 14 कैसा आया, 3, 5, 6, ये वाला सब एरे तो मुझे पता है, ये तो मुझे मिल जाएगा इस 14 से। अगर मैं सिंपल ढूंढूं कि कौन कौन सा प्रीफिक्स 7 से डिवाइड हो रहा है, और उससे तो सिर्फ मुझे एक ही आंसर मिला, लेकिन ये वाला सब एरे मुझे कैसे मिलेगा, वो हमारी मेन प्रॉब्लम है। अब देखो, अब यहां पे हम करेंगे एनालिसिस, क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। देखो, सिंपल सी मैथ यूज करेंगे, मैं यहां पे भी सेम लॉजिक यूज करने वाला हूं, सेम लॉजिक। मुझे पता है, इसको अगर मैं मिटा दूं ऐसे, ये 17 क्या दिखा रहा है कि स्टार्टिंग से लेके यहां तक का सम कितना है, 17 है। क्लियर, हाँ जी। तो ये पहले कोशिश नहीं कर सकता कि 17 माइनस 7 10 को ढूंढने की, तो अगर इसको इससे पहले 10 ही मिल जाता तो ये क्या दिखाता कि स्टार्टिंग से लेके यहां पर तक का जो सम है वो 10 है, और यहां से यहां तक का सम कितना होगा फिर, 7 होगा, और जो कि डिवाइड होता मेरे 7 से ही, होता नहीं होता, क्योंकि ये 7 तो डिवाइड होता ना, हाँ जी। ये क्या दिखा रहा है कि स्टार्टिंग से लेके यहां तक का एक सब एरे है, एक एरे है जो स्टार्टिंग से लेके यहां तक का जो सम है 10 है, हाँ जी। एक एरे है जो यहां से यहां तक का सम उसका कितना है, 17 है। तो अगर मैं ये वाला एरे हटा दूं तो एक सब एरे मुझे मिल जाएगा जिसका सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और वो 7 से डिवाइड होता है। लेकिन मुझे पता है इससे पहले कोई भी 10 प्रेजेंट नहीं है, तो भैया ये वाला ऑप्शन तो नहीं लगा सकते। अच्छा, मैंने कहा 14 को तो डिवाइड होता है 7 से, तो मैं ये काम तो कर सकता हूं कि 17 माइनस 14 इक्वल टू 3, मैं 3 को ढूंढ सकता हूं, 17 माइनस 14 इक्वल टू 3 को ढूंढ सकता हूं। अगर मैं 3 को ढूंढने जाऊं, ये 3 का दिखा रहा है कि स्टार्टिंग से लेके यहां तक का प्रीफिक्स का सम 3 है, ये दिखा रहा है इसका यहां से यहां तक का सम 17 है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इसका सम कितना आएगा, 14 तो आएगा, ये वाला पोर्शन घटा तो ये बचेगा 14, और जो कि 7 से डिवाइड होता है, इसलिए मैंने 17 माइनस 14 3 को ढूंढने की कोशिश करी। तो अगर आप यहां पे भी ढूंढोगे 17 माइनस 14 3 मुझे मिला, तो मुझे बताइए यहां से यहां तक एक सब एरे प्रेजेंट है जिसका जो सम है वो 14 है, और वो 7 से डिवाइड होता है मेरे दोस्त। क्लियर, हाँ जी। अब ये मुझे मिल चुका है, अब और भी तो होंगे कि 17 माइनस 21, अब मुझे किसको ढूंढना है, अगर मैं 17 माइनस 21 करूंगा, -4, यही आता ना, हाँ। फिर 17 माइनस 28 इक्वल टू किसको ढूंढूंगा, 17, 11 माइनस 11। अब यहां पे हमारी मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो मैं 17 माइनस 21 कर रहा हूं तो मैं -4 ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, 17 माइनस 28 कर रहा हूं तो -11 ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इसकी बात करूं तो -4 से लेके इस 17 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 1021 होगी, क्योंकि -4 का दिखा रहा है प्रीफिक्स सम कि यहां से लेके यहां तक का प्रीफिक्स सम -4 है, और ये दिखा रहा है यहां से यहां तक का सम 17 है, तो बीच का जो सब एरे होगा उसका सम 21 ही आएगा। बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, हाँ जी। अब आप खुद सोचो मैं ये ऑपरेशन कब तक अप्लाई करूंगा, ये वाले पहले 14, 21, 28, 35,
42, मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये क्या मैं ऑपरेशन बार बार लगाता रहूंगा कि 17 माइनस 28, फिर 17 माइनस 35, फिर 17 माइनस 42, ये कहीं पे तो रुकना पड़ेगा। हाँ, और अगर मुझे रुकना पड़ेगा तो क्या मैं उसका लॉजिक यूज करूं? कैसे मैं एक ही स्टेप पे पता कर लूं कि भैया इसके पहले ऐसे कैसे रिलेशन वाले हैं जो ये डायरेक्टली उसको ढूंढ दे? तो यहां पे बेसिकली मुझे टास्क क्या करना है कि मुझे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन पता होना चाहिए। इन दोनों के बीच में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ जी। अब आप खुद सोचो, ये अगर मैं ये बोलूं 7, 14, 21, 28, 35, 42, इनके बीच में आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है? इनके बीच में 7, 14, 21, 28, 35, 42, अरे ये वाला, हाँ भैया नजर आ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं 7 और 28 के बीच में क्या रिलेशन है? आप बोलोगे भैया 28 7 से डिवाइड होता है। मैं बोलूंगा 14 और 35 के बीच में क्या रिलेशन है? भैया ये भी 7 से डिवाइड होता है। डिवाइड होने का मतलब क्या है कि इसका जो जिसका भी आप रिमाइंडर निकालोगे वो कितना आएगा? 0 आएगा। जो भी आप रिमाइंडर निकालोगे किसी भी नंबर का 7 से, वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, हाँ जी। अगर ऐसी मैं आपके सामने एक और टेबल ड्रॉ कर दूं कि 1, 8, 15, 15, 7, 22, 29, 7, 36, ये वाला, इस टेबल में आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है कि आप बोलोगे भैया हाँ कि ये हर कोई 7 7 से इंक्रीज हो रहा है? 1 + 7 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22, 22 + 7 29। अब अगर मैं आपसे दो रैंडम नंबर सेलेक्ट कर लूं, 15 और ये 29, मैं बोलूंगा इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि ये दोनों ही, जब मैं अगर इनको 7 से डिवाइड करूंगा तो दोनों ही रिमाइंडर 1 देंगे, क्योंकि मैं हर किसी को क्या कर रहा हूं? 7 से इंक्रीज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है स्टार्टिंग में इसका रिमाइंडर 1 ही आता। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता, इसका भी रिमाइंडर 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, तो इनका रिलेशन क्या है? तो अगर मैं इनका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूंगा तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 2 + 7 9, 9 + 7 16, 23, 30, 37। अब आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है कि भैया मैं इनको 7 7 से इंक्रीज करते जा रहा हूं। हाँ जी, और अगर मैं इनका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करूंगा 7 से, तो वो कितना निकलेगा? हमेशा 2 ही निकलेगा, 2 ही निकलेगा हर किसी का रिमाइंडर। तो ये रिलेशनशिप में बिल्ड करने लग गया इनके बीच में। अब यही केस अगर मैं इसको एक और इंक्रीमेंट करवा दूं, यहां पे 3, फिर 10, फिर 17, फिर 24, फिर 31, फिर 31 + 7 38, 38 + 7 45, इस तरीके से मैं बोलूंगा इनके बीच में क्या रिलेशन नजर आ रहा है? आप बोलोगे भैया हर किसी को मैंने 7 7 से ऐड किया है, स्टार्टिंग मेरा 3 था, 3 + 7 + 7 + 7 + 7, और क्या रिलेशन है? आप बोलोगे भैया अगर मैं इनको डिवाइड कर दूंगा और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। अगर मैं इसको 7 से इसका रिमाइंडर निकालने की कोशिश करता हूं तो हर किसी का कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। तो ये रिलेशनशिप मुझे बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहा था। अब मैं कह सकता हूं यही रिलेशनशिप 17 और 3 के बीच में, यहां पे अगर मैं देखूं 17 और 3 के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप देखना हो तो मैं देख पा रहा हूं कि अगर मैं इसका रिमाइंडर निकालता हूं ये भी 3 आ रहा है, इसका रिमाइंडर निकालता हूं ये भी 3 आ रहा है, और ये इनके बीच का रिलेशन हो गया कि जैसे ही आपको सेम नंबर दिख गए, जैसे हमने किसमें किया था? इक्वल्स टू वाले में, वही सेम लॉजिक अब मैं यहां पे भी अप्लाई कर सकता हूं। इतनी तरीके से मिल रही है, क्या बन गया? शॉर्टकट बन गया। क्लियर? हाँ जी। अब 17 को मतलब नहीं है, अगर मेरा मान लो ये स्टार्टिंग से लेके यहां तक का जो सम है 45 है, जैसे मैं इस 45 वाले को देखूं 45, तो 45 किस किस को ढूंढेगा? ये देखेगा 38 को, हाँ जी, ये ढूंढेगा किसको? क्योंकि जो इससे 7 कम होगा, 31 को, फिर ये 24 को, फिर ये 17 को, इन्हीं को तो ढूंढेगा, क्योंकि इसको पता है कि अगर ये प्रीफिक्स निकालने की कोशिश करते तो यहां से यहां तक का जो सम है वो 38 है, यहां से यहां तक का सम 45 है, तो ये 7 मुझे मिल जाएगा कि एक सब एरे मिल जाएगा जो किससे डिवाइड होगा? 7 से। 38 अनफॉर्चुनेटली इससे पहले है नहीं, तो 38 तो मेरा होगा नहीं। फिर ये ढूंढेगा क्या 31 है इससे पहले? नहीं, क्योंकि इसे पता 31 और 45 के बीच में कितना का गैप है? 14 का गैप है, तो ये भी रिजेक्ट, फिर 24 भी रिजेक्ट, लेकिन 17 वालों को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि अगर मैं 45 - 17 करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा बताइए? 28 आएगा। ठीक है, तो अगर आप एक यहां से 17 से 45, तो ये आपका एक सब एरे है जो कि आपका डिवाइड होने वाला है किससे? मेरे 7 से। 9 4 13 6 19 और 9 28। तो आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया कि 45 और 17 में क्या रिलेशन है कि भैया इन दोनों का ही रिमाइंडर जब मैं इनको 7 से मॉड्यूलस करूंगा तो हमेशा 3 ही आएगा। तो ये इनके बीच का रिलेशनशिप मैंने फाइंड कर लिया।
अब वही रिलेशन 45 और 3 के बीच में भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका रिमाइंडर भी मेरा 3 आएगा और इसका भी 3 आएगा। तो अगर आप यहां से लेके यहां तक का सॉल्व करते हैं, सम निकालते ही 5 6 11 12 13 14 9 23 4 27 6 33 9 42, 42 भी किससे डिवाइड होता है? 7 से। और इस तरीके से हमने इसके बीच में एक रिलेशनशिप इजीली बिल्डअप कर दिया और ये मेरा लॉजिक रहा। तो हमेशा आप ये बात याद रखना कि जब भी ना आपको ये डिवाइड वगैरह आपके ऑपरेशन में आए, तो आप हमेशा ये सोचना कि यहां पे ना मॉड्यूलस वगैरह का यूज हो सकता है, और मॉड्यूलस से हम रिलेशनशिप बिल्ड बहुत ज्यादा करते हैं। अरे यार ये मिट क्यों नहीं रहा है, ये भी धोखा दे रहा बोर्ड मुझे। ओके, तो हम क्या बिल्ड कर सकते हैं? एक रिलेशनशिप को बिल्ड अप कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हमने ये रिलेशनशिप बिल्ड किया, मुझे एक ही बार में पता चल जाएगा। तो अगर मैं अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, प्रीफिक्स सम निकाल दो, 7 से मॉड्यूलस निकाल दो, 7 2 जा 14 0, 7 5 जा 7 3 जा 21, अच्छा ये 5 आएगा। ओके, 2 1 7 6 जा 42 43 44 45। इसी तरीके से बना। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? वही, क्या इससे पहले कोई 3 आया है? इसने कहा नहीं आया। क्या इससे पहले 1 आया है? नहीं आया है। इसने पूछा क्या इससे पहले 0 आया है? मैंने कल भी आपको कहा था कि 0 के लिए हमेशा केस ऐड कर दो कि एक बार तो होगा ही होगा। क्लियर? हाँ जी। तो अगर मैं काउंट देखूं भी नहीं, यहां पे ये 14 है यहां से यहां तक का, तो इसके लिए 1 ऐड मैं कर चुका हूं, कल की वीडियो में हमने बताया था, है ना? हाँ जी। फिर 3 देखा, कैसे पहले 3 आया? उसने कहा आया है, एक बार, एक ऐड हो गया। क्या 5 इससे पहली बार आया है? नहीं आया है। क्या 2 इससे पहले आया है? नहीं। 1 आया है? उसने कहा एक बार आया है। उसने कहा 3 आया है? उसने कहा एक बार यहां आया है, एक बार यहां आया है, 2 बार आया है। तो इसका आंसर होने वाला मेरा 5। इस तरीके से ये 1 से 1 वाला कैसा रिलेशन होगा? तो अगर मैं ये यहां से देखूं तो भैया मेरा ये वाला वो सब एरे हो गया। क्लियर? हाँ जी। तो 6 4 10 9 19 20 21 22 और 6 28, इस तरीके से 28। और 28 ये सब एरे है, ये किससे डिवाइड होता है? 7 से होता है। ये क्या कह रहा था कि भैया ये सिंपल यहां पे कह रहा था कि यहां तक का जो रिमाइंडर है वो भी 1 है, यहां तक का जो रिमाइंडर है वो भी 1 है। अगर आप बेसिक मैथ्स भी यूज करोगे लॉजिक, यहां तक का रिमाइंडर भी 1 है, यहां तक का भी रिमाइंडर 1 है, तो मतलब बीच में जो भी ऑपरेशन अप्लाई हुए हैं वो सब उनका अगर आप सम अप वगैरह करोगे यहां से यहां तक का, वो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे। बिल्कुल बेसिक दिमाग। क्लियर? हाँ जी। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दिया। अब यहां पे तो हमने देखा यार कि हमारा ये पॉजिटिव नंबर का कोई खेल चल रहा था, है ना? क्योंकि मुझे देख रहा था 45 में से 7 घटा रहा था, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35, इस तरीके से। तो वो ऑपरेशन, वो जो रिलेशन था वो मैंने मॉड्यूलस से इनका बना दिया, मॉड्यूलस ऑपरेशन की हेल्प से बना दिया कि जिनका मॉड्यूलस सेम होगा भैया वो मेरा आंसर के अंदर आ जाएगा। अब मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम के अंदर नेगेटिव नंबर भी प्रेजेंट है, अब कैसे करोगे? अभी तो मैं आपको सिर्फ पॉजिटिव नंबर दिखा रहा था। हाँ जी। यहां पे भी अगर मैं k की वैल्यू 7 ले लेता हूं, अब यहां पे मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? चलो देखते हैं। 2 2 3 5 8 5 कितना होता है? 13, सॉरी -3, है ना? हाँ, -6 5 9 9 8 17 17 6 23 23 9 32 और 4 36। क्लियर? हाँ जी। ये क्या दिखा रहा है? प्रीफिक्स सम करते हुए मुझे दिखा रहा है। ओके, अब यहां पे अगर मैं मॉड्यूलस निकालने की कोशिश करूं, पिछला सेम जैसे मैंने पिछले वाले में करा था कि 2 मॉड्यूलस 7, क्योंकि k की वैल्यू 7 दे रही है, तो कितना आएगा ये? ओह सॉरी, 2 ही आएगा, है ना? फिर अगर इसका करूं कितना आएगा? 5 आएगा। -3 का करूं मॉड्यूलस 7 कितना आएगा? अब देखो हर एक लैंग्वेज के हिसाब से ये चेंज होता रहेगा, ठीक? हाँ जी। वो आपके कंपाइलर पर डिपेंड करेगा कि वो क्या आंसर देगा। अब अगर आप -3 मॉड्यूलस 7 निकालोगे तो ये आपको आंसर -3 भी दे सकता है, ठीक? हाँ जी। और ये आपको आंसर +4 भी दे सकता है। इन दोनों में से वो कुछ भी आपको आंसर दे सकता है। ये आपका जिस भी लैंग्वेज आप कोड लिख रहे हो या फिर कंपाइलर डिपेंडेंट, वो कुछ भी आपको आंसर लेके दे सकता है इन दोनों में से। ऐसा क्यों भैया? जब मैं मॉड्यूलस कर रहा हूं तो ये मुझे दो आंसर क्यों दे रहा है नेगेटिव के केस में? देखो मेरा सिंपल कोई नंबर क्या होता है, नंबर क्या होता है मेरा? ऐसे लिखता हूं मैं कि a × b प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही होता है।
हाँ जी, तो अगर मैं इस -3 को रिप्रेजेंट करना चाहूं, -3 को तो रिप्रेजेंट करना है, हाँ जी, तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं ना कि 7 × 0 -3 रिमाइंडर कर सकता हूं। हाँ जी, मैं इस -3 को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं 7 × -1 + 4, ऐसे भी कर सकता हूं। दोनों ही ऑपरेशन से मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पे 0 है, यहां पे -1 ले लिया, आप कैसे भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि रिमाइंडर ये और ये दोनों केस में अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए आ रहे हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर आपको लगे कि भाई क्या आंसर आने वाला है, तो एक बार करना, जब भी आप ऑनलाइन कंपाइलर में बैठे हो उसमें सी आउट करके देख लेना, मतलब जो भी जिसमें भी अगर आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हो तो console.log करके देख लेना कि भैया आपका आंसर आता क्या है आपके कंपाइलर के हिसाब से। console log कहां लिख रहा हूं मैं, मान लो आप सी आउट लिख दो और देख लो कि आपके कंपाइलर में कैसा आंसर आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो आप लिख दो ना -3 mod 7, आपको आइडिया लग जाएगा नेगेटिव नंबर देने वाला है पॉजिटिव नंबर देने वाला है, उस हिसाब से आप अपना लॉजिक बिल्ड करोगे, ठीक। हाँ, तो भैया C++ में जो ये है, ये क्या है, एक नेगेटिव नंबर आपको ला के देने वाला है। क्लियर है ये? हाँ जी, कुछ भी दे सकता ना। हाँ जी, अब हम इस पे आते हैं। अब C++ में वो वही नंबर को रिटर्न करा देता है, ठीक। हाँ जी, ये -3 करके देगा, -6, ठीक, नेगेटिव वाले को वेटेज देता है। फिर अगर मैं इसका करूं, ये आएगा 5, 9 का मॉडुलस करूं तो ये क्या आएगा, 2 आएगा। इसका करूं 7 2 14 15 16 17, क्लियर। हाँ जी, इसका करूं 7 3 21 और 2 23 42 और 1। अब यहां पे मैं रिमाइंडर तो निकाल चुका हूं, अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखो, अगर सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे मुझे 5 दिखा, इससे पहले 5 कहां पे है, यहां पे आया है, तो मुझे पता है एक सब एरे मेरा ये हो जाएगा, होगा नहीं होगा, एक 5 ये रहा, एक ये रहा, तो ये सब एरे बन गया। हाँ जी, तो अगर इसका सम करूंगा कितना आ रहा है, 0, जो कि 7 से डिवाइड होता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे होंगे। अगर मैं यहां पे अगर आपको देखूं, ये 2 है, ये भी यहां पे 2 है, तो एक सब एरे आपका ये हो गया, सिंपल है। एक 2 ये है, एक 2 ये है, तो एक सब एरे आपका ये हो जाएगा 3 -8 -3 11 4, होगा नहीं होगा। हाँ जी, तो इसका सम करोगे तो 7 आ जाएगा। एक आपका यहां से लेके यहां तक हो जाएगा सब एरे, अगर आप ढूंढोगे 3 से लेके इस 6 तक, क्लियर। हाँ जी, अब और भी तो सब एरे हैं हमारे पास, ये तो अभी हमने लिमिटेड ढूंढे। अगर एक सब एरे अगर मैं आपको ध्यान देने की बात करूं, तो एक सब एरे आपको यहां पे भी नजर आते हुए दिखेगा कि अगर इस -3 से लेके इस 9 तक जाऊं, -3 और 11 कितना होता है मेरे पास होता है 11 में से 3 गया 8, 4 12 20 26, 26 और 9 35। ये वाला मुझे कैसे मिलेगा फिर, क्योंकि यहां पे तो 4 है और इधर कोई भी 4 मुझे नजर आते हुए नहीं दिखाई दिया। तो ये वाला सब एरे कैसे हम फाइंड कर पाएंगे, इसको भी तो फाइंड करना पड़ेगा। हाँ जी, क्योंकि मुझे पता है इस सब एरे का सम कितना है, 35 है, जो कि 7 से डिवाइड होता है, तो कैसे मिलेगा। तो मतलब यहां से मैं एक चीज आपसे ये बोल सकता हूं कि ये जो 4 होगा और ये -3 होगा, इसमें कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा, तभी पॉसिबल है। तो ये इससे एक पहले वाला क्यों देख रहे हो, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जब मैं 2 से 2 देखता हूं तो मेरा सब एरे यहां से यहां तक होता है, 3 से लेके 4 तक, तो ये 2 से 2 वाला रिलेशनशिप देखते हैं। तो वैसे ही अगर ये 4 है तो इस -3 के साथ रिलेशन होगा, क्योंकि सब एरे ये है, तो एक उससे पहले वाले के साथ रिलेशनशिप मेरा बिल्डअप होता है। तो भैया ये पॉसिबल कैसे होगा फिर, ये नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में रिलेशन कैसे होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक और ध्यान देने की बात करूं, अगर मैं इसका सम निकालता हूं 11 4 15 8 23 6 29 9 38 और 4 42, ठीक है। हाँ जी, तो मैं कह रहा हूं कि भैया ये जो मेरा नंबर यहां पे आया है 4 और -3, इसमें कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। यहां पे जो मेरा 1 आया है, इसका रिलेशनशिप किसके साथ होना चाहिए, इस -6 के साथ होना चाहिए, क्योंकि मेरा सब एरे यहां से यहां तक है, तो उससे एक पहले वाले को देखो, तो उसके साथ जो मॉड्यूलस है उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप मेरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लॉजिकल है। हाँ, अब जो रिलेशन निकलेगा निकलेगा, पर निकालूंगा कैसे वो रिलेशन, कैसे निकालूंगा। अब अगर आप डायरेक्टली अगर सोच लेते हो इस चीज को, अगर मैं इस वाले में नेगेटिव वाले नंबर पे 7 ऐड कर दूं और इसमें भी अगर 7 ऐड कर दूं, तो मुझे ये वाली चीजें ऑब्टेन हो जा रही हैं। इस तरीके से मैं ऑपरेशन को सॉल्व कर सकता हूं, 7 3 4 7 6 1। भैया ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने आपको कहा था ना कि किसी भी नंबर को लिखने का तरीका, दो तरीके होते हैं कोई भी नंबर को डिनोट करने के।
जो ये रिमाइंडर निकाल रहे ना आप, इसका -3 भी निकल सकता है, और मैंने आपको दिखाया था इसी का आंसर क्या भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। -3 को हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले वही बताया था कि 7 × 0 -3, तो ये तो हमारा रिमाइंडर हो गया। अब अगर इसी चीज को मैं ऐसा लिख देता -7 + 4, तो उस केस में 4 मेरा रिमाइंडर आ जाता। तो इन दोनों में पहले ऑलरेडी रिलेशनशिप बिल्ड था, बट डिफरेंस कितने का था, एक 7 का डिफरेंस था, है ना। हाँ जी, अब देखो, अब इसकी बात करूं, ये -6, इस -6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 0 -6, और इसी -6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 7 × -1, 7 × 7 -7, प्लस दोनों में रिमाइंडर में या तो -6 और 1, -3 और 4, क्या रिलेशनशिप बनते हुए नजर आ रहा है, एक 7 का डिफरेंस नजर आ रहा है मुझे, किसका, एक 7 का। क्लियर, हाँ जी, तो वही रिलेशनशिप को मैंने यहां पे क्या कर दिया, बिल्डअप कर दिया है, बाकी कुछ नहीं किया। क्लियर, हाँ जी। अब अगर आप यहां पे देखोगे दूसरे तरीके से, अगर आपको कान को दूसरे तरीके से पकड़ना है, मैं आपको वो भी सिखा दूंगा। आप खुद देखो, मेरे पास कोई भी लाइन थी, पहले मैं इस -3 और इसके बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं, -3 और 4 के, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि यहां से यहां तक का ये रिलेशनशिप बोल क्या रहा है। मेरा प्रीफिक्स क्या कह रहा है इस 4 तक, कि यहां से यहां तक का सम कितना है, 32 है, स्टार्टिंग से लेके यहां तक का सम कितना है, 32 है। ठीक, हाँ जी। ये -3 क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग से लेके यहां तक का जो सम है वो कितना आ रहा है, -3 आ रहा है। क्लियर, हाँ जी। तो एक सब है मेरे पास स्टार्टिंग में, हाँ जी, उसका सम कितना है, -3 है, और एक सबेरे मेरा यहां से यहां तक है, उसका सम कितना है, 32 है। तो इसके बीच का सम कितना होगा मेरे दोस्त, बताइए, इसके बीच का सम कितना होगा, 32 -3, 35 ही तो आएगा। हाँ जी, तो यहां से यहां तक का सम मेरा 35 आ रहा है। इसीलिए मेरे दोस्त ऐसे करके हम निकाल रहे हैं, ये रिलेशनशिप हवा में नहीं बन रहे, ये यहीं से ऑप्टेन होके यहां गए। क्लियर, हाँ जी, कि कैसे हमने इनके बीच में रिलेशनशिप डिफाइन किया। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम किसी भी नंबर का जो भी ये होगा मॉड्यूलस, इसको हम नेगेटिव में ना स्टोर कराते हुए किस में करा दें, पॉजिटिव में स्टोर करा दें, और पॉजिटिव बनाना हमें आता है। ठीक, हाँ जी, अगर -3 होगा तो भैया अगर नेगेटिव नंबर होगा तो उसमें ये वाला नंबर ऐड कर देना, तो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। सेम -6 था, +7 कर देना, तो भैया ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो इससे पहले कितने 2 है, एक भी नहीं, इससे पहले कितने 5 है, एक भी नहीं, इससे पहले कितने 4 है, एक भी नहीं, कितने 1 है, एक भी नहीं, कितने 5 है, एक। क्लियर, हाँ जी, कितने 2 हैं, एक, कितने 3 हैं, एक भी नहीं, कितने 2 हैं, एक और 2, कितने 4 हैं, एक, और कितने 1 है, एक 1। तो 2 3 4 5 6 6 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये रिलेशनशिप वाला ऑपरेशन क्लियर हुआ। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि भैया जो रिमाइंडर होगा उसको हम पॉजिटिव वे में स्टोर कराएंगे, किसमें, पॉजिटिव वे में। ठीक है, इनको मैं पहले ही कन्वर्ट कर देता हूं, क्यों मैं नेगेटिव में लिखूं, क्यों मैं नेगेटिव में लिखूं, ताकि मेरे ऑपरेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो जब भी मैं इनको स्टोर करा रहा हूं ना, इनको मैं एक पॉजिटिव वे में स्टोर करा रहा हूं, बस इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। क्लियर ये चीज, हाँ जी, बाकी कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करनी, जो भी नेगेटिव है उसके में सिर्फ एक पॉजिटिव नंबर डाल दो, और रिलेशनशिप मैंने आपको ऑलरेडी बिल्डअप करके दिखा दिया है कि कैसे वहां पे आंसर मेरा आ रहा है। अगर आप ध्यान भी दोगे ना यहां पे, अगर आप यहां पे ध्यान भी दोगे, यहां से ये देखो, ये कह रहा है यहां से लेके यहां तक का सम -6 है। ठीक है, हाँ जी, और ये यहां से लेके यहां तक का सम 36 है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं यहां से लेके यहां तक का सम कितना होगा, 36 -6 42। तो ये सम मेरा कितना आ रहा है, यहां से यहां तक का 42 आ रहा है। ठीक, अब वही रिलेशनशिप हमने वहां से डिफाइन किया। तो आप देख पा रहे होगे कि भैया -6 और 1 में हमने रिलेशनशिप निकाल दिया है। तो अगर -6 को अगर मैं 1 लिख दूं और इसको 1, तो भैया मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये डायरेक्टली इस पे झांक सकता है कि भैया मेरा रिमाइंडर भी 1 ही है, तेरा भी 1 ही है, तो मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा वो डिवाइड बाय 7 होने वाला है। क्लियर, हाँ जी, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इसको पता चल गया कि भैया ये वाला पोर्शन क्या है, उससे डिवाइड होने वाला है। क्लियर, हाँ जी। अब अगर आपको इसको एक किसी टेबल के अंदर भी देखना हो रिमाइंडर वाले को, देखो इस रिमाइंडर वाले को ना आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूं, कितना था, -3 -6, मैंने 4, इसको 1। देखो इस रिमाइंडर वाले को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है,
ऐसी 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इसी रेंज में सारे नंबर आने वाले हैं। आएंगे नहीं आएंगे? सारे के सारे नंबर इसी रेंज में आएंगे नहीं आएंगे? हाँ जी। जब ये मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलस 7 करूंगा, -6 से लेके 6 तक। ठीक, हाँ जी। मैं क्या कह रहा हूं कि ये 1 कह रहा है कि मेरा रिलेशनशिप किसके साथ है, इस -6 के साथ है। तो अगर आप देखोगे ना, ये मॉड्यूलस का डिफरेंस भी कितना है, 7 है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 7 ही आपको नजर आता होगा। ये -5 और इस किसके बीच में, इस 2 के बीच में आपको रिलेशनशिप बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 7 का है। ठीक, हाँ जी। ऐसे अगर मैं 2 + 7 करूं 9, तो 9 इधर आएगा, लेकिन 9 का मॉड्यूलस होगा तो फिर से ये 2 ही बन जा रहा है। इस तरीके से आप रिलेशनशिप को बना रहे हो, आप दिखा रहे हो कि भैया ये कैसे रिलेटेड है। इनको अगर आप और डिटेल में समझोगे, जांचोगे, आपके लिए और बेनिफिट होगा। लेकिन कोडिंग के हिसाब से, कोड के हिसाब से मैंने आपको सब कुछ चमका दिया। चलो चलते हैं कोड पार्ट में और उसको वहां पे अच्छे से चमका देते हैं। चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सब एरे सम डिविजिबल बाय के, ये हमारी प्रॉब्लम है। और एक चीज हमें हमेशा नोटिस करना चाहिए कि कंस्टेंट हमें पढ़ लेने चाहिए कि जो नंबर्स की लेंथ होगी वो 1 से लेकर 3 × 10⁴ के बीच होगी। वहीं जो नंबर होंगे, एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर, वो होंगे -10⁴ से लेके 10⁴ तक। और जो के है उसका साइज है 2 से लेके 10⁴ तक। तो हमेशा आपको इन कंस्टेंट को हमेशा पढ़ना चाहिए। ये नंबर्स लाइन का मतलब क्या है कि जो एरेज का साइज की वो जनरली बात कर रहा है। क्लियर? हाँ जी। जो नंबर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, वो इसकी रेंज रही। और जो के है उसकी रेंज ये रही। तो हमेशा कंस्टेंट हमें ध्यान से पढ़नी चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। अरे ये मोदी जी यहाँ पे क्यों आ रहा है ऐड में? ओके, हटा देते, चलो ऐड को क्लोज दिस वन। ओके ओके, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर होगी। हाँ जी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अनऑर्डर्ड मैप। क्लियर? हाँ जी। अनऑर्डर्ड मैप क्यों चाहिए भैया? ताकि मैं क्या रख पाऊं, काउंट रख पाऊं। तो अनऑर्डर्ड मैप इंटीजर कॉमा इंटीजर, ये मैंने रख दिया। अनऑर्डर्ड मैप के अंदर मैं जनरली क्या स्टोर कराने वाला हूं, मैं जो भी उनका रिमाइंडर है उसको स्टोर कराऊंगा विथ कि वो कितने बार, विथ देयर काउंट। इसलिए हमें अनऑर्डर्ड मैप की जरूरत है। अब आगे, सबसे पहले मैंने आपको कहा था सबसे पहले इनिशियलाइज कर दो m को, किससे, मैप को m0 1 से। अब इंटीजर प्रीफिक्स सम इनिशियली 0, हाँ जी, और एक रिमाइंडर वेरिएबल हम ले लेते हैं। और इसके साथ ही जो टोटल में रिटर्न करने वाला हूं उसको मैंने ले लिया, तो टोटल इक्वल टू 0। अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर। तो एक एक करके सबको एक्सेस करना है। तो भैया सबसे पहले वही कर लो कि फॉर इंटीजर i = 0 से i < nums डॉट साइज i ++। अब सबसे पहले क्या होता है, मुझे प्रीफिक्स सम निकालना है, तो प्रीफिक्स सम में ऐड कर दो, प्रीफिक्स सम प्लस इक्वल टू जो भी मेरा नम्स आई है। चलिए ये हमने कर लिया। उसके बाद मुझे क्या निकालना होता है, रिमाइंडर उसका पता करना होता है कि इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है। तो रिमाइंडर निकालना बहुत आसान है, प्रीफिक्स सम जो अभी हम बोर्ड में कर रहे थे, मॉड्यूलस जो मेरा के है, इस तरीके से। अब हमने देखा था यार अगर मेरा रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो मैंने आपको कहा था कि भैया रिमाइंडर को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, के प्लस रिमाइंडर करके। ये किसके लिए है कि इफ आवर रिमाइंडर इज नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव। चलिए ये हमने बना दिया। अब रिमाइंडर का खेल खत्म हो चुका है। अब मुझे सेम यही देखना है कि ये रिमाइंडर इससे पहले कितनी बार आया है। तो उसको हम चेक कर सकते हैं m.count रिमाइंडर, है ना, क्या वो आया है। अगर आया होगा तो मुझे क्या करना है, सिंपली मुझे अपने टोटल के अंदर प्लस इक्वल टू m ऑफ रिमाइंडर को डाल देना है और उसके बाद m ऑफ रिमाइंडर को प्लस प्लस कर देना है। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी। और एल्स में अगर अभी तक वो नहीं आया है तो m ऑफ रिमाइंडर को इक्वल टू 1 कर दीजिए, बस इस तरीके से। और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा टोटल। ये डायग्राम तो सही है ना मेरा? हाँ, रिटर्न टोटल। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर सही है गलत है, क्या दिक्कत आ रही है। ओके, कुछ दिक्कत आई है। ओ, ये डॉट यहां पे लग गया था, हटाइए इसे। तो हमारे दोनों टेस्ट केसेस पास, सबमिट करते हैं।
और हमारा कोड सबमिट हो चुका है, यहां पे आपको दिख रहा होगा। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे भैया क्या इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसको मतलब ऑप्टिमाइज करना मतलब इस कोड को थोड़ा अच्छा बना सकते हैं। देखो ये जो कोड मैंने लिखा है ये बहुत ही रीडेबल कोड है, ठीक है, इसको इससे आदमी ना आराम से समझ सकता है। यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, देखो ये रीडेबल कोड और शॉर्टकट कोड लिखने में बहुत डिफरेंस होता है। आप इसको शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक रीडेबल कोड अगर आप लिखते हैं तो दूसरे इंसान की समझ भी आएगा, ठीक है। तो जब भी मैं आपको कोड लिखाता हूं एक रीडेबल कोड लिखाता हूं, मैं चाहूं तो इसको अभी छोटे में भी बना सकता हूं, ठीक है, उस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतनी रहेगी, ठीक है, लेकिन स्टेप डिक्रीज हो जाएंगे, वो मैं अभी आपको करके भी दिखा देता हूं। देखो यहां पे ये क्या कर रहा है कि रिमाइंडर इससे पहले आया है या नहीं, अगर वो आया है तो मैं उसके काउंट को ऐड कर देता हूं और उसका m के रिमाइंडर को प्लस प्लस कर देता हूं। अब देखो इस वाले स्टेप को ना मैं एक स्टेप में भी कंप्लीट करा सकता हूं। क्या मैं ये दोनों को ही ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कि टोटल प्लस इक्वल टू m ऑफ रिमाइंडर और उसके बाद m ऑफ रिमाइंडर को प्लस प्लस कर दिया। ये वाली लाइन और ये जो पूरा कोड कर रहा है ये सेम ही काम कर रहा है। कैसे भैया, देखो मैं पहले इस वाले स्टेप को करता हूं, ठीक है। हाँ जी, मैं मान लिया कि हाँ रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है, तो टोटल के अंदर m का रिमाइंडर ऐड हो जाएगा, उसका m के रिमाइंडर प्लस प्लस। ओके भैया ये सेकंड वाला कैसे चलेगा, ये सेकंड एल्स की कंडीशन में आप कब आते हो कि जब रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। हाँ जी, तो जब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मैंने आपको कल भी कहा था कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। जब भी आप m रिमाइंडर लिखोगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो 0 आएगी। तो टोटल के अंदर कुछ भी ऐड नहीं हुआ और उसके बाद हमारा ये वाला स्टेप चल गया कि m रिमाइंडर प्लस प्लस मतलब 1 से इसको इंक्रीज कर दो, जो 0 से ये 1 बन गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसने चला दी, तो आप इसको हटा सकते हो, ये लीजिए। तो देखो आप शॉर्ट वे में भी लिख सकते हो। भैया और छोटा करना है इस कोड को, बताइए और छोटा करना है, अभी उसको भी कर देते हैं। मैं कह रहा हूं इस वाली लाइन को भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैं और शॉर्ट कर सकता हूं। कैसे, देखो इसको करने का तरीका आपका सिंपल ये है, मैं यहीं पे पूरा कमाल कर दूंगा, प्लस के मॉड के। अब आपको ना ये कोड लग रहा होगा कि यार ये ना कोड रीडेबल सा नहीं है। अब मैं इस लाइन को ना भी लिखूं ना ये कोड चल जाएगा, सिर्फ मैंने चेंजेस यहां पे करा है। ये चेंजेस क्या है, देखो अगर मेरे पास पॉजिटिव नंबर हुआ, ठीक है, तो मुझे पता है यहां पे पॉजिटिव नंबर आएगा, मॉड के करूंगा तो कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। मान लो मेरा के की वैल्यू 7 है और प्रीफिक्स सम 3 आ रखा है, ठीक है, तो 3 मॉड 7 करूंगा तो ये 3 रहेगा। हाँ जी, 3 प्लस 7 ऐड करूंगा और फिर उसका मॉड कर दूंगा 7 से, तो फिर से मुझे 3 मिलेगा, जो मुझे पहले भी चाहिए था, है ना। पहले यहां पे कैसा लिखा हुआ था स्टेटमेंट, मैंने पहले वाली स्टेटमेंट क्या थी, रिमाइंडर इक्वल टू प्रीफिक्स सम मॉड के, ये थी ना अर्लियर वाली स्टेटमेंट। हाँ भैया ये थी, मैंने कहा इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। अब ये वाला केस क्यों लिखा मैंने इस तरीके से, ताकि ये नेगेटिव को भी हैंडल कर पाए। मान लो आपका यहां पे प्रीफिक्स सम नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो मान लो ये प्रीफिक्स सम -3 है, -3 मॉड 7 अगर आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। हाँ जी, उसके बाद मुझे क्या करना है, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं +7 कर रहा हूं और उसके बाद उसका मॉड 7 कर दे रहा हूं, तो मुझे पता है -3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में। क्लियर, हाँ जी, तो वो ये वाला केस भी हैंडल कर दे रहा है, ठीक है। तो जब मैं पॉजिटिव वाला नंबर सिर्फ इतने से भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस ये मैंने इसलिए ऐड किया है कि जब नेगेटिव वाला केस आए उसके लिए भी ये केस हैंडल हो जाएगा। जब मेरा पॉजिटिव होगा प्रीफिक्स सम तो ये प्लस के का उसमें कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका के मॉड के भी करोगे तो ये हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। ठीक, जो मैंने अभी आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, ये उसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड करी है ताकि मैं नेगेटिव वाले को भी हैंडल कर पाऊं, क्योंकि नेगेटिव को मुझे किस पे कन्वर्ट करना पड़ता है, एक पॉजिटिव नंबर पे। मान लो प्रीफिक्स सम की वैल्यू -11 है, तो -11 मॉड 7 कितना आएगा आपका, -4, यही तो आएगा। हाँ जी, अब -4 को कन्वर्ट करना है किस में, मैंने कहा था -4 लेस देन 0, तो ये क्या होता है 7 -4 कितना बन जाता है 3, तो इसको 3 में कन्वर्ट करना है। तो यही स्टेटमेंट मैंने यहां पे ऐड कर दी कि -4 + 7, क्लियर, और उसके बाद उसका मॉड ले लिया तो ताकि वो 3 में बन जाए। क्लियर, हाँ जी, आई होप आपको ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो इस वाली लाइन को ना भी लिखूं तब भी मेरा कोड चलेगा, इसको भी हटा दूं चलेगा। बस अब ये कोड जो है ना आपको दिखने में लग रहा होगा कि भैया क्या मस्त कोड लिखा है, कितने छोटे लाइन में लिख दिया, पर ये कोड जो है रीडेबल कोड नहीं है मेरे दोस्त। हमेशा कोशिश करो कि ऐसा कोड लिखो कि आपको फ्यूचर में भी समझ आ पाए ये स्टेप, ठीक। हाँ जी, अब देखो इसको और छोटा करना है, मैं इसको और छोटा कर सकता हूं। अब देखो मैं कह रहा हूं यहां पे मुझे अनऑर्डर मैप की जरूरत भी नहीं है। अब अगर आप यहां पे देखोगे ना, यहां पे के की वैल्यू क्या है, ये अनऑर्डर मैप किसको रख रहा है,
ये जनरली उसी को तो रखना रिमाइंडर। रिमाइंडर किसका निकलेगा? इस के का ही निकलेगा। हाँ जी, जब भी मैं मॉड के करूंगा तो रिमाइंडर इसी का निकलेगा। हाँ जी, तो जो वैल्यू आएगी 0 से लेके k माइनस 1 तक आएगी। जब मैं 7 से कर रहा था, k की वैल्यू 7 है, तो जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आती है 0 से लेके 6 तक आएगी। हाँ जी, अब मुझे पता है कि k की वैल्यू 0 से लेके 6 तक ही आएगी, तो मुझे अनऑर्डर मैप लेने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे मैं वेक्टर से भी काम चला सकता हूं। वेक्टर इंटीजर साइज ले लूंगा k, 0, वेक्टर इंटीजर m और इसका साइज मैंने k दे दिया, 0। ये देखो, मैं इससे भी काम चला सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है k की वैल्यू बहुत बड़ी नहीं है, 10,000 साइज तक ही है। तो मैं ऐसे करके भी इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। यहां पे मैं वेक्टर भी ले सकता हूं, और इसको अगर मैं रन करूं ये फिर भी काम करेगा। सबमिट कर देते हैं। ये देखो, ये अब भी काम करेगा। मैं यहां पे वेक्टर भी चला सकता हूं। क्लियर है? हाँ जी, वेक्टर क्यों काम किया? क्योंकि मैंने k को देख लिया, k की वैल्यू क्या है, इसने कहा 10,000 तक ही जा सकती है। ठीक है, तो मैंने इसका साइज ही उतना ले लिया। अगर मैक्सिमम साइज तक भी ये जाएगा, क्योंकि इतना ये टॉलरेट कर सकता है। बस आपको ये देखना है। हाँ, अगर k की वैल्यू बहुत बड़ी नंबर आती है, बहुत बड़ा आता है, तब उतना साइज आप एक्टिवेट नहीं कर सकते। वहां पे आपको अनऑर्डर मैप भी यूज करना पड़ेगा। आप एक बार सोचो कि मुझे अनऑर्डर मैप और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। इस वाले केस में अगर ये 10 की पावर बड़ी होती तो उसमें क्या दिक्कत आती? अननोन मैप का साइज कितना होता है, वेक्टर का साइज कितना होता है, एक बार करके देखना। क्योंकि मुझे पता है कि इसके सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज केस में निकलती है ऑर्डर ऑफ 1, एवरेज केस में, हमेशा याद रखना। ठीक है, लेकिन इसकी जो है कि अगर आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है इसमें, और सीधा अगर आपको पता है इंडेक्स, तो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में वो काम हो जाता है। आप इस वेक्टर से वो एक सेम काम करवा सकते हैं। आई होप आज आपको समझ आया होगा ये कोड अच्छे से। मैंने इसके सारे वेरिएशन आपको लिखा दिए, कैसे मैं इसको शॉर्ट वे में लिख सकता हूं। अगेन मैं आपको कह रहा हूं, रीडेबल कोड लिखोगे आपके लिए बेनिफिट होगा, फ्यूचर में भी बेनिफिट होगा, और जब आप बड़ी बड़ी कंपनी में काम करेंगे वहां पर भी आपको बेनिफिट देगा। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हम सॉल्व करेंगे अपनी सेकंड प्रॉब्लम को, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। अब आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, भैया आपकी शर्ट अचानक से चेंज क्यों हो गई? पहले आप ब्लैक टी शर्ट में, अब शर्ट में। देखो भाई, जो पहला वाला वीडियो था मैंने रात को शूट किया था, सेकंड भी कर रहा था, लेकिन मुझे ना थोड़ा हेडेक सा हो रहा था, तो मैंने सोचा अब सुबह बनाता हूं। अब सुबह मैं आया, मम्मी ने वाली टी शर्ट धो दी, तो मैं एक्सपोज हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सुबह बन रहा है। ठीक है, हाँ जी, चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारे पास एक एरे दे रखा है, वो कह रहा है कि सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के, कि इसके अंदर टोटल सब एरे कितने हैं कि अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूं तो वो लेस देन इस केस आए। यहां पे के की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो 999 दे रखी है। तो अगर मैं देखूं, एक सब एरे ऐसे उठाऊं, क्या ये वो सब एरे हो सकता है? 8 इंटू 10 85 400, तो बिल्कुल वो ये सब एरे हो सकता है, क्योंकि ये इस 999 से कम है। ऐसी अगर मैं उठाऊं ये वाला सब एरे, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 15 5 जा 75। अगर मैं ये वाला सेलेक्ट कर दूं, ये तो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, 100, ये हो गया 1000, तो ये 1 लाख बन जाएगा। तो ये वाला सब एरे मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो सिंपली यहां पे ये कह रखा है कि मुझे काउंट बताना है उन सारे सब एरे का, अगर मैं उनका प्रोडक्ट करूं तो वो लेस देन आई इस के नंबर से। आई नो आप में से कुछ बच्चों ने गेस कर लिया होगा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की हेल्प से। तो जो हमारी ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी वो बिल्कुल सिंप्लीफाई होगी। उसमें हमें क्या करना है? फाइंड ऑल सब एरे। मैं सारे सब एरे ढूंढ सकता हूं, हाँ जी, और उन सारी सब एरे का प्रोडक्ट मैं निकाल सकता हूं, हाँ जी, और उसके बाद अगर उनका प्रोडक्ट लेस देन आता है इस के से, तो उसको मैं काउंट में इंक्रीज करवा दूंगा। काउंट क्या रख रहा है? ये सिंपल सा काउंट रख रहा है कि मेरे पास टोटल कितने नंबर ऑफ सब एरे हैं, अगर मैं उनका प्रोडक्ट करता हूं तो लेस देन 999 आए। जैसे ही वो मुझे मिलता है, काउंट को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा। सिंपल मेथड है। हम इसको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, हाँ जी। अब हम बात करेंगे कि हम इस मेथड को ऑप्टिमाइज वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मोस्ट ऑप्टिमाइज मेथड नहीं है। मतलब हम इसको ऑर्डर ऑफ एनी टाइम में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आप में से बहुत बच्चे सोचेंगे भैया इसमें ना क्या हम प्रीफिक्स सम लगाएंगे? देखो,
प्रीफिक्स सम लगाना या बेस नहीं, यहां पे प्रोडक्ट पूछ रखा है, ये प्रोडक्ट के लिए पूछ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। तो प्रीफिक्स मल्टीप्लिकेशन लगाना कोई एक अच्छी अप्रोच होगी, देख लेते हैं। देखो प्रीफिक्स सम करिए तो कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि क्या पूछा है, सब एरे प्रोडक्ट पूछा है ना। तो मैंने बोला जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही यहां पे करने की सोचते हैं। तो ये 2 2 5 जा 10, ये 100, ये 800, ये बन गया मेरा 8000, ये बन जाएगा मेरा और भी बड़ा नंबर 8000, ये बहुत ही बड़ा नंबर बन गया। फिर यहां पे करूंगा एक और बड़ा नंबर बन जाएगा, यहां पे करूंगा एक और बड़ा नंबर बन जाएगा। यहां पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूं, प्री मल्टीप्लायर लगा रहा हूं, है ना। तो ये वाला मेथड बढ़िया मेथड नहीं है, क्यों, क्योंकि सॉरी, क्योंकि यहां पे ये मेथड अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे मेरे इंटीजर ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी जब मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं। आएगी नहीं आएगी इंटीजर ओवरफ्लो। जैसे आप मैं देखूं, अब 8000 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद एक और नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, एक और ऐसे मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो इंटीजर ओवरफ्लो आ जाएगा। भैया हम लॉन्ग लॉन्ग ले लेंगे मेरे दोस्त, लॉन्ग लॉन्ग के ऊपर भी आपका लॉन्ग लॉन्ग ओवरफ्लो आ जाएगा, क्योंकि यहां पे आप सम नहीं कर रहे हैं, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और नंबर बहुत बड़ी तेजी से बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हां। तो ये वाला मेथड यहां पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें यहां पे कुछ और मेथड को सोचना पड़ेगा, कुछ और तरीके से। अब वो हम कैसे सोचेंगे, अब हम दिमाग लगाते हैं। चलिए, अब यहां पे अगर मुझे इसको ऑर्डर ऑफ एन टाइम में सॉल्व करना है ना, कांस्टेंट मतलब ऑर्डर ऑफ एन टाइम में, तो मुझे ऐसे करके चलना पड़ेगा। अब मैं कैसे कर सकता हूं, देखो अगर मैं जब यहां पे हूं तो ये 2 आ रहा था, ठीक, हाँ जी, फिर 2 5 जा 10 आ रहा था। मैं सिंपल ये देख रहा हूं यहां पे जो प्रोडक्ट करके आंसर आ रहा है क्या वो इससे छोटा है। जैसे ही वो अगर ये प्रोडक्ट बड़ा आ जाता है तो मैं रुक जाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी विंडो को छोटा करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इनिशियली मैंने अपनी विंडो को ऐसे स्टार्ट किया, या ये मेरे विंडो का पार्ट हो सकता है, यहां पे इंडेक्सिंग रख देता हूं ताकि बेटर वे में हमें समझ आए। चलिए, तो इनिशियली मेरी विंडो इतनी थी, क्लियर। क्या ये वाला हमारा सबेरे आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 है। तो काउंट के अंदर ये काउंट है, इसके अंदर मैंने 1 रख दिया, क्लियर, हाँ जी, क्योंकि एक सबेरे क्या हो सकता है मेरा 2 हो सकता है, क्लियर। मैंने कहा इसके साइज को बढ़ाओ, अब इसके साइज को बढ़ाऊंगा तो अब यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो 2 5 जो कितना हो जाता है 10 हो जाता है। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है 10, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 10 भी क्या होता है लेस देन 999, ठीक है। तो एक नया सवेरे हॉर्न मिल गया जो है मेरा 2 5, क्लियर है, हाँ जी। तो अगर जैसे ये मिला तो यहां पे मैंने +1 और कर दिया। अब देखो अगर आप यहां पे ध्यान देने की कोशिश करोगे, एक तो मुझे 2 मिला है, एक मुझे 2 5 मिला है, और अगर 2 5 मेरा आंसर हो सकता है तो सिंगल 5 भी तो मेरा आंसर हो सकता है, ये भी तो एक सब एरे है, हाँ। तो इस केस में मैं +1 और करूंगा, मतलब जितना इसका साइज होगा ना उतना ही मैं यहां पे ऐड करूंगा, वो मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर। 1 + 2, क्लियर, हाँ जी। मैंने कहा क्या मैं इसके साइज को और इंक्रीज कर सकता हूं, इसने कहा बिल्कुल, तो मैंने इसके साइज को इंक्रीज कर दिया। अब आंसर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 2 5 10 × 100। क्या ये 2 5 10 मेरा आंसर हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो जितना इसका ये साइज होता है ना उतना नंबर मैं यहां पे ऐड करूंगा, क्यों भैया, देखो लॉजिक सिंपल है। यहां पे एक तो 2 5 10 होगा, एक 10 वाला मेरा सवेरे हो सकता है, हाँ जी, एक मेरा 5 10 हो सकता है, और एक खुद ये 2 5 10, इसलिए 1 2 3। तो ऐसा आप समझ सकते हो, 2 5 तो था, मैंने 10 ऐड किया, तो 10 अकेला भी ऐड हो सकता है, 10 5 वाला सवेरे के साथ भी हो सकता है, और 10 5 2 वाले के साथ भी हो सकता है। तो ये वो 3 हो गए, इसलिए मैंने 3 ऐड किए। जब आप खुद सोचो ना ये 3 सवेरे मेरा आंसर हो सकता है, तो अगर मैं इसको छोटा करूं 10 को, फिर 10 5 और 10 5 2, ये भी तो मेरा आंसर होगा। मुझे बताओ उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इससे छोटा ही होगा, हाँ जी भैया। मैंने कहा इसके साइज को इंक्रीज करते हैं। अब मैंने अगर आंसर निकाला तो मेरा आंसर आया 800, क्या आया 800 आया। साइज क्या है 4 है, तो यहां पे 4 ऐड हो जाएगा। अब वो 4 कौन कौन से होंगे, एक तो होगा मेरा 2 5 10 8, होगा नहीं होगा, हाँ, एक होगा मेरा अकेला 8, अकेला 8 भी होगा, ये भी अकेला सवेरे। एक सवेरे होगा मेरा 8 10, हाँ जी, एक होगा मेरा 8 10 5 वाला। तो ये वो सारे सवेरे होगा। तो आपको देख रहे होंगे सारे के सारे यूनिक है,
इससे मैंने +4 किया। मैंने कहा इसके विंडो के साइज को और बढ़ाओ। अब जैसे ही मैंने इसको एक साइज और बढ़ाया, अब ये कितना बन गया, 800 की जगह में क्या बन गया, 80,000। और जो प्रोडक्ट करके ये आ रहा था इन सब का मल्टीप्लिकेशन, उसने इसको एक्सीड कर दिया है। तो अब मुझे अपने विंडो के साइज को घटाना पड़ेगा। तो घटाऊंगा कहां से, पीछे से घटाऊंगा, है ना, क्योंकि ये अब ये इतना बड़ा तो हो ही नहीं सकता ना आंसर, इतना बड़ा मेरा आंसर का पार्ट हो ही नहीं सकता। शायद इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, पर इतना नहीं हो सकता। तो मुझे अब विंडो की साइज को घटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कंफर्म है इतना तो आंसर नहीं होने वाला, तो इसका साइज घटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरा क्या पता आंसर इतना हो, क्या पता इतना हो, क्या पता इतना हो, इतना हो, इतना हो। जब मान लो मेरे पास इतना था आंसर, जब ये यहां तक विंडो थी, तो उसमें 8, 10, 8, 10, 5 और 8, 10, 5 2 सब आंसर आ रहे थे। तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं कि अब इसके साइज को घटाना शुरू करो। तो मैंने बोला आप एक आगे बढ़ जाइए। अब ये यहां पे आ गया। जैसे ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ा तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 अब बाहर जा चुका है, क्योंकि ये किसका मल्टीप्लिकेशन था, ये नंबर कैसा आया था आपका, 2 × 5 × 10 × 8 × 100। तो 2 अगर आपकी विंडो से बाहर चला गया तो 2 को आपने हटा दिया। अब आपके पास ये नंबर बचे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करके कितना आता है, 40,000, 40 के लिख दिया। क्या ये मेरा आंसर का पार्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो विंडो की साइज को फिर से और घटाना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो मैंने कहा इसको और घटा दो। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि विंडो से बाहर कौन गया है, 5, तो 5 को भी हटा दो। तो अब मेरे पास बचा है 8,000। क्लियर, हाँ जी। मैंने कहा क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, उसने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि 8,000 भी अभी क्या है, 999 से बड़ा है। मैंने कहा और घटाने की कोशिश करो। अब ये इतना पहुंच गया। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, अगर मैं इसको घटाता तो ये 10 से डिवाइड होता तो ये बन जाता 800, बन जाता ना 800। क्या 800 मेरा आंसर हो सकता है, उसने कहा बिल्कुल आपका 800 आंसर हो सकता है, क्योंकि वो 999 से कम है। तो भैया इसका साइज कितना है, 2 है, तो +2 ऐड। क्यों +2 ऐड क्यों किया, उसके पीछे का लॉजिक आई होप आप समझ गए होंगे। एक मेरा 100 हो सकता है और एक सवेरे मेरा 8 और 100 हो सकता है। क्लियर, हाँ जी। एक ये और एक ये हो सकता नहीं हो सकता, हाँ जी। इस तरीके से मैं देखो सारे सवेरे ऐसे करके निकाल रहा हूं। अब जब ये पार्ट मैंने निकाल चुका है, हाँ जी, ये पार्ट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, फिर से इसको इंक्रीज करना है, इस आगे वाले पार्ट को। अब अगर मैंने इसको इंक्रीज किया, क्योंकि यहां पे अब ये विंडो देखो, यहां पे जो विंडो थी वो तो मैं निकाल चुका हूं, ये वाली ये तो निकल चुकी है, इसका आंसर मिल गया मुझे, ठीक है, 800 वाले का, ठीक है। अब विंडो के साइज को अब इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करूंगा तो ये आगे बढ़ेगा। अब ये कितना पहुंच गया आपका, 800 × 1000, बहुत बड़ा नंबर बन गया, 800 × 1000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ये विंडो का साइज के अंदर का जो प्रोडक्ट है वो बहुत बड़ा बन जाता है, तो मुझे अब विंडो के साइज को डिक्रीज करना होता है। तो डिक्रीज करूंगा तो ये आगे बढ़ेगा। तो इससे अगर 8 घटा दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा 100 × ये, अभी भी ये बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत बड़ा है। फिर से साइज, विंडो के साइज को डिक्रीज करो, डिक्रीज किया, अब ये कितना बन गया, इतना रह गया। यहीं से शुरू हो रहा है, यहीं पे खत्म हो रहा है। क्लियर, हाँ जी। अभी मुझे पता है ये बहुत बड़ा है, तो इसको भी हटा दो। जब इसको भी हटा दिया तो मेरा विंडो साइज खत्म हो चुका है। जैसे खत्म होगा अब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। क्लियर, हाँ जी। अब मैं अगर यहां से शुरू करता हूं तो मेरे पास नंबर आ रहा है 5, ठीक है। क्या 5 मेरा आंसर हो सकता है, अगर मेरी विंडो सिर्फ सिंगल साइज की होती है। देखो यहां पे खत्म हो गया था 1000 वाला, जब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल को मैं ले नहीं सकता, क्योंकि वो भी उससे बड़ा आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, आगे से विंडो स्टार्ट करनी पड़ेगी। अब विंडो यहीं से शुरू हो रही है, यहीं पे खत्म हो रही है। क्या ये आंसर मेरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो +1, 5 वाला मेरा आंसर। फिर मैंने कहा फिर से विंडो की साइज को इंक्रीज करो, अब 2 साइज का हो गया, 15 5 जा 75। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है, बिल्कुल। साइज क्या है विंडो का, 2, तो 2 ऐड। और वो कौन कौन से होंगे, एक होगा मेरा 15 और एक होगा मेरा 5 और 15। तो ये वो 15 नंबर हैं, ये वो 15 सवेरे हैं जो मेरा आंसर लाके देने वाले हैं। और इस तरीके से मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दिया। क्या इस प्रॉब्लम में आपको कोई भी दिक्कत आई, हमने बिल्कुल बेसिक मेथड यूज किए हैं, हमने यहां पे कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, हमने यहां पे सिर्फ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के कॉन्सेप्ट को ही यूज किया है, किस तरीके से आगे पीछे बढ़ेंगे। मेरी विंडो कब तक बढ़ती जाती है, जब तक मेरा प्रोडक्ट इससे कम आता रहेगा। जैसे ही मेरा प्रोडक्ट इसको एक्सीड कर देगा तो मुझे अपने विंडो साइज को घटाना शुरू कर देना है। क्लियर, हाँ जी। मैं अपनी विंडो साइज को कब तक बढ़ाऊंगा, जब तक वो इससे छोटा होता रहेगा। ठीक, जैसे इसको एक्सीड करेगा विंडो साइज को घटाना शुरू कर दो।
क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, दिक्कत वो है। तो यहां पे मैं दो वेरिएबल ले लूंगा, एक स्टार्टिंग और एक हो जाएगा एंड, जो इनिशियली विंडो के साइज को दिखा रहा होगा। इनिशियली दोनों यहीं पे होंगे। हाँ जी, तो मैं इसी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। चलिए, अब मुझे कब कहां तक लेके जाना है, ये स्टार्ट है ये एंड है। तो इनिशियली मुझे पता है प्रोडक्ट क्या होगा, एक वेरिएबल ले लूंगा प्रोडक्ट, इनिशियली उसके अंदर 1 है, ठीक है। हाँ जी, मैं यहां से शुरू करूंगा। हाँ जी, तो सबसे पहले इसको प्रोडक्ट के अंदर डाल दूंगा। अभी मेरा प्रोडक्ट इनिशियली 2 है, ठीक। हाँ जी, क्या ये 2 मेरे आंसर का पार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो किससे कम है, के से। तो इसके अंदर मैं 1 ऐड कर दूंगा, जो इसका साइज होगा। उसके बाद मैं एंड को आगे बढ़ा दूंगा। अब एंड यहां पे ये, ठीक, इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, कितना आएगा, 10 आएगा। 2 5 जा 10। क्या ये मेरा आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो उससे कम है। तो काउंट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 5 और 5 2, मतलब 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। क्लियर? हाँ जी, ऐसे करके मुझे चलते जाना है। और जैसे अगर मेरा प्रोडक्ट एक्सीड करता है मेरे किसको, मेरे इस के को, तो मुझे विंडो के साइज को घटाना शुरू करना है। कब तक? जब तक मेरा प्रोडक्ट छोटा ना हो जाए। किससे? इस के से। क्लियर? तब तक मैं घटाता जाता हूं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि वाइल कंडीशन कैसे लिख रहा हूं, ये एंड कहां तक जाएगा, जाएगा 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 जाएगा, जैसे ही बाहर निकल जाएगा मैं रुक जाऊंगा। तो वाइल एंड लेस देन एंड, ये मेरी कंडीशन होगी, है ना। ये एंड कहां तक जाएगा, ये भी आगे बढ़ रहा है, स्टार्ट भी आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहला काम क्या होता है मेरे पास, प्रोडक्ट इनटू इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई करता हूं मैं? अगर मैं इसका नाम नम्स दे दूं, एरे का नाम नम्स ऑफ एंड से, इसी को मल्टीप्लाई करता हूं। जैसे अभी यहां पे 5 है, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी, मान लो अब ये बढ़ा है, ये एंड मान लो यहां पहुंच गया अगले में। अब मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट के अंदर क्या मल्टीप्लाई करता हूं, जिसको ये दिखा रहा है। तो 10 इंटू 5 इंटू 2 मेरा कितना होता है, 5 10 जा 50 2 जा 100। जैसे ही मेरा ये हो गया, सबसे पहले मैं देखूंगा क्या ये 100, अब मैं चेक करूंगा पहले ये 100 क्या होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। अगर मेरा प्रोडक्ट, मैं यहां पे एक और कंडीशन लिख देता हूं, अगर मेरा प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू के बराबर आता है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, जब ये होता है मैं अपने स्टार्ट को आगे बढ़ाना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो प्रोडक्ट को मुझे कम करना पड़ता है ना, जैसे वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, ये वाली कंडीशन मैंने लिख दी। अभी तो मुझे पता है छोटा है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। अगर ये बड़ा आता है तो मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट डिवाइड इक्वल टू नम्स ऑफ स्टार्ट, और उसके बाद स्टार्ट को एक स्टेप आगे ले जाओ, ये इस तरीके से। क्लियर? हाँ जी, अब मुझे यहां पे पता है कि भैया नहीं, जो मेरा प्रोडक्ट है लेस देन के है। जब लेस देन के होता है तो मैं क्या करता हूं, काउंट के अंदर इंक्रीज कर दो। तो काउंट के अंदर क्या ऐड करूंगा, एंड माइनस स्टार्ट, काउंट प्लस इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। इसका साइज कैसे निकालूंगा, इस विंडो का साइज, मुझे काउंट के अंदर 3 साइज ऐड करना है ना, कैसे निकालूंगा, 2 माइनस 0 2 होता है प्लस 1, तो काउंट के अंदर वो ऐड हो गया। और उसके बाद एंड को प्लस प्लस। इतने में आपका क्वेश्चन प्रॉब्लम खत्म। अब देखो भैया ये आंसर आया कैसे, देखो ये प्रोडक्ट अभी मान लो आपका ये 100 हो चुका है, और जो आपका काउंट है इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं। ये जो आपका काउंट है ये इक्वल टू 3 2 5 1 6, ये 6 हो चुका है, ठीक है। हाँ जी, मैं यहां पे आया, मैंने देखा अभी मेरा एंड एक स्टेप आगे बढ़ा, ये पहुंचा यहां पे, ठीक। हाँ जी, प्रोडक्ट के अंदर नम्स एंड को मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 इंटू 8 कितना आ जाता है, 800। उसके बाद कंडीशन चेक करूंगा, क्या मेरा 800 ग्रेटर देन इक्वल टू 999 है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन तो नहीं चलेगी, सीधा यहां पे आएगा। काउंट के अंदर क्या ऐड करने के लिए कहेगा, 3 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि 4 साइज का इसके अंदर ऐड होगा, तो ये बन जाएगा मेरा 10। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि भैया एंड को 1 से इंक्रीज कर दो। अब एंड इंक्रीज हो गया, यहां पे पहुंच गया, फिर से यहां पे कंडीशन चेक होगी। हाँ जी, क्या मेरा 4 लेस देन 8 है, क्योंकि साइज 8 है, उसने कहा बिल्कुल है। प्रोडक्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं प्रोडक्ट के अंदर अगर मल्टीप्लाई करता हूं इस 100 को, तो मेरा 80,000 बन जा रहा है। अब यहां पे वो कंडीशन आपको चलती हुई नजर आएगी, क्या मेरा 80,000 ग्रेटर देन इक्वल टू के है 999, उसने कहा बिल्कुल है। जब है तो मैं क्या बोलता हूं, मेरे स्टार्ट वाले को
आगे बढ़ाओ। विंडो के साइज को मैं डिक्रीज करवाता हूं ना इससे, ये क्या कर रहा है, विंडो के साइज को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद मैं बोलता ना विंडो के साइज को डिक्रीज करो, तो ये डिक्रीज हो गया। तो यहां पे मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डिवाइड इक्वल टू नम्स ऑफ स्टार्ट, जो भी नम्स ऑफ स्टार्ट है उससे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो 80,000 किससे डिवाइड होगा, पहले 2 से, उसके बाद वो स्टार्ट आगे बढ़ गया, यहां पे बढ़ गया। अभी भी देखा उसने कि 40,000 ग्रेटर देन इक्वल टू है इससे, उसने कहा इससे और आगे बढ़ाओ। अब ये यहां पे पहुंच जाएगा, फिर ये 40,000 था डिवाइडेड बाय 5 8,000, फिर देखा फिर से बड़ा आ रहा है, फिर से उसे डिवाइड करो, अब किससे करना है, 10 से, तो ये बन जाएगा मेरा 800। तो अब ये यहां पे पहुंच चुका है प्रोडक्ट। अब जैसे ही मेरा प्रोडक्ट छोटा हो गया किससे, मेरे के से, ये लूप ब्रेक, मैं नीचे आ गया। काउंट क्या कह रहा है, काउंट प्लस इक्वल टू एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1। तो मैं अगर देखूं 4 - 3 + 1 कितना होता है 2, तो इसके अंदर 2 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12। क्लियर, हाँ जी। जैसे ये हो गया, उसने कहा एंड को इंक्रीज कर दो, एंड को इंक्रीज किया, ये यहां पे पहुंच गया। क्लियर, हाँ जी। फिर से अंदर मेरा एंड की वैल्यू 5 < 8 है, उसने कहा भैया पहले प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट करके क्या कितना आएगा आंसर, मेरा भी कितना था 800 था, हाँ जी 800 था ना, इसको मिटा देता हूं, ये बहुत ज्यादा घिसड़ पिसड़ हो रहा है। 800 था, इसके अंदर 1000 मल्टीप्लाई कर दो, मुझे पता है बहुत बड़ा नंबर मुझे मिल चुका है। फिर से वही, जब तक प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू ये रहता है, तो सबसे पहले स्टार्ट से डिवाइड करो, स्टार्ट को आगे बढ़ाओ और इसको डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा मेरा 100। विंडो साइज ये अभी भी बढ़ा है ये 999 से, फिर से आगे बढ़ाओ, अब ये यहां पे पहुंच चुका है। तो मेरा स्टार्ट भी यहीं पे ही है और मेरा एंड भी यहीं पे ही है, दिख रहा है आपको, हाँ जी। तो जैसे ही मैंने डिवाइड किया, अब मेरे पास 1000 बचा हुआ है। अब उसने देखा कि 1000 अभी भी ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे, 999 से। फिर से उसने कहा कि इसको डिवाइड करो स्टार्ट वाले से। अब जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, ये कितना बन जाएगा मेरा, 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे ही ये 1 बन गया, ठीक है, हाँ जी, और स्टार्ट वाला मेरा कहां पहुंच जाएगा, एक स्टेप आगे पहुंच जाएगा, यहां पे दिख रहा था आपको, हाँ जी, और एंड अब पीछे रह गया। ओ, स्टार्ट आगे निकल चुका है और एंड पीछे रह गया, ठीक, हाँ जी। अब फिर से ये चलेगा, हाँ। अब ये क्या करेगा, अब देखो ये कंडीशन ना फॉल्स होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखेगा कि भैया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू के। अब मुझे ना इस कंडीशन को रोकना है, ठीक है, कि मैं इसके बाद कोई और ऑपरेशन अप्लाई ना करूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एक कंडीशन लगा दूंगा कि भैया जो स्टार्ट है वो लेस देन इक्वल टू एंड होनी चाहिए। जब तक वो है तब तक रखो, जैसे ही स्टार्ट एंड से आगे पहुंच जाता है तो मुझे रुक जाना है, इस स्टेप को मुझे और फर्दर आगे लेके नहीं जाना, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि इसको और आगे लगाओ। इस वाले केस में भले ही चल जाए, ठीक है, इस वाले केस में दिक्कत नहीं आएगी, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा स्टार्ट मेरे एंड से आगे भाग जाए। क्लियर, क्योंकि स्टार्ट क्या दिखाता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विंडो, एंड क्या दिखाता है, एंड पॉइंट ऑफ विंडो, ठीक है। तो भैया स्टार्ट कभी एंड से आगे नहीं जा सकता। क्लियर, जैसे ही जाएगा तो मैं रुक जाऊंगा, मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा, मैं सीधा नीचे आ जाऊंगा। बस इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ये कंडीशन आप ऐड अप कर देना, बस ये वाली। क्लियर, हाँ जी। अब आप में से कुछ बच्चों कंफ्यूज होंगे किस चीज में, कि भैया अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर हुए तो क्या ये फिर भी काम करेगा। ये लॉजिक जो आपने अभी लिखा है, मैंने कहा यहां पे जो मेरा ये एरे दे रखा है ना, इसमें हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होंगे, उसकी मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, हाँ जी, इसके अंदर क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर ही प्रेजेंट होंगे, और ये उसका लॉजिक रहा। प्रोडक्ट को इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से, बस इस तरीके से हमने पूरी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये पूरा मेथड अच्छे से चमक गया होगा। चलते हैं कोड पार्ट में और इसको वहां पे अच्छे से चमकाते हैं। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम में, सब एरे प्रोडक्ट लेस देन के। तो यहां पे सबसे पहले मैं इंटीजर प्रोडक्ट ले लेता हूं, इक्वल टू 1 कॉमा एक स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड वो भी 0 इंडेक्स पे, और मुझे एक चाहिए होगा n नम्स डॉट साइज। चलिए ये मैंने ले लिया। अब हम अपने लूप को चलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंड लेस देन n, जब तक एंड छोटा है मेरे लेस देन n से, तो प्रोडक्ट प्लस इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई, यहां पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हाँ, तो मल्टीप्लाई इक्वल टू मुझे क्या करना है, नम्स ऑफ एंड को ऐड कर देना है, ये हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, अगली कंडीशन क्या है कि भैया मेरा प्रोडक्ट छोटा होना चाहिए मेरे के से। तो जब तक मेरा प्रोडक्ट, वाइल प्रोडक्ट
ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो मैंने क्या कहा था, हमें सिंपल यहां पे क्या करना है, प्रोडक्ट डिवाइड इक्वल टू किसके लिए, किससे डिवाइड करना है मुझे, नम्स ऑफ स्टार्ट से, और उसके बाद स्टार्ट को 1 से इंक्रीज कर दो। क्लियर? हाँ जी। एक कंडीशन और ऐड कर दो, एंड स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड होना चाहिए। ये वाला आपका तब चलेगा जब यहां पे अगर आप कंस्टेंट पढ़ोगे तो के की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। जब के की वैल्यू 0, 1 होगी तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, तो वहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। पर एक अच्छी हैबिट भी होती है कि आप इसको अच्छे से लिख दें, क्योंकि इन जनरल स्टार्ट हमारा एंड से आगे नहीं जाना चाहिए। क्लियर? हाँ जी। अब आगे हम ये लिख सकते हैं कि काउंट प्लस इक्वल टू 1 प्लस एंड माइनस स्टार्ट, और उसके बाद एंड को 1 से इंक्रीज, और लास्ट में मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, अपने काउंट को, काउंट। ओके, मैं काउंट वाला वेरिएबल लेना भूल गया था, तो काउंट को ले लेते हैं, काउंट इक्वल टू 0। इसको रन किया, इस लाइन ने एरर दिया। अच्छा, ये स्मॉल पी है, इसको स्मॉल बना दो। चलिए, ओह, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है मेरे दोस्त। चल गया, सबमिट करते हैं। चलिए, हमारा कोड आराम से चल गया। आप इसको बाकी तरीकों से भी लिख सकते हैं, आपको जितने तरीके आते हैं उनसे आप इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब इसी कोड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप नहीं चाहते यार ये वाली स्टेटमेंट मैं अंदर लिखूं, ये वाली नहीं भी लिखोगे तो देखो यार आपके क्या एरर आ रहे हैं, वो एरर आप कैसे हैंडल करोगे। यहां पे अगर आप करोगे ना इसे, आपके एरर आएंगे। अगर मैं सबमिट करने की कोशिश करूंगा, उन एरर को आप कैसे हैंडल करोगे। देखो, रन टाइम एरर आ गया, किस एग्जांपल की हेल्प से, जब के की वैल्यू 0 है। या तो आप यहीं पे बाहर में उस केस को हैंडल करो, या आप यहां पे उसको हैंडल करो। इसलिए मैंने आपको के की वैल्यू को जब के की वैल्यू 0 है वहां पे हमारा एरर आ रहा है, उसको कैसे हैंडल करना है। आप उसको बाहर भी हैंडल कर सकते हो, यहां पे आप कोई कंडीशन लिखो, सोचो वो क्या कंडीशन हो सकती है जो मैं यहां पे लिखूं, एक लाइन की कंडीशन है जिससे ये वाला केस हैंडल हो जाए। या फिर जो मैंने आपको यहां पे लिखा था, स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एन, आप उससे भी हैंडल कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो आई होप आपको आज का पूरा कोड अच्छे से समझ आया होगा, चमक गया होगा कि ये किस तरीके से प्रॉब्लम इसने पूछी है और इसको मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जो होमवर्क प्रॉब्लम आपके लिए है वो हमारी ये रही कि काउंट सब एरे विद स्कोर लेस देन के। इस प्रॉब्लम को आपको खुद से सॉल्व करना है। सोचो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको सॉल्व करने की। जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम सॉल्व करी, उसमें छोटा सा वेरिएशन अगर आप अप्लाई करते हैं उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व इजीली हो जाएगी आपकी। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रही। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जो अभी हमने सॉल्व करा, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। ये मत सोच देना कि एक लूप यहां चल रहा है, यहां चल रहा है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये देखो चल कैसे रहे हैं, स्टार्ट भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, एंड भी एक डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लियर? हाँ जी। तो आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन आपकी निकल जाएगी। और ये वाली प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, इसको करना और नीचे मुझे कमेंट में डाल देना जो भी इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अगर आज की वीडियो में अगर आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आया तो एक होमवर्क प्रॉब्लम मैंने आपको दे रखी है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाके सॉल्व करो ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। क्लियर? हाँ जी, उनको जाओ अटेंड करो और उसको अच्छे से चमका दो ताकि इन फ्यूचर आपके पास कभी भी इस टाइप की प्रॉब्लम आए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।